नमस्कार दोस्तों, कानून की पाठशाला में आपका स्वागत है। जब कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसे इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं वो गिरफ्तार ना हो जाए। अगर वो गिरफ्तार हो गया तो उसे बेल कैसे मिलेगी। आज कानून की पाठशाला में हम आपको बताएंगे कि क्या हैं बेल के नियम और कैसे मिलती है बेल। दोस्तों, बेल के बारे में जानने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपराध ऑफेंसेस के बारे में जानें। दोस्तों, अपराध दो तरह के होते हैं, एक बेलेबल ऑफेंस, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जो कम संगीन होते हैं, जैसे मारपीट, धमकी देना, गाड़ी चलाते हुए कोई नेग्लिजेंस हो जाना इत्यादि। इन बेलेबल ऑफेंस में जो सजा होती है वो 3 साल से कम होती है, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो संगीन अपराध होते हैं, जैसे रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर इत्यादि, डकैती। ये संगीन अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसमें बेल कोर्ट की डिस्क्रिशन पर मिलती है। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या गिरफ्तारी से पहले भी बेल ली जा सकती है? जी हाँ, जो बेल गिरफ्तारी से पहले लेते हैं उसे एंटीसिपेटरी या अग्रिम जमानत कहते हैं। अग्रिम जमानत का प्रोविजन सीआरपीसी की धारा 438 में दिया गया है। जब कोई व्यक्ति अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है, ये देखती है कि कितना संगीन अपराध है, व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। कहीं अपराधी बेल लेने के बाद फरार तो नहीं हो जाएगा? क्या बेल लेने के बाद गवाहों को या सबूतों को वो नष्ट तो नहीं कर देगा? गवाहों को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर देगा? वो जांच एजेंसी के साथ कितना कोऑपरेट कर रहा है? इन सब पहलुओं को देखने के बाद कोर्ट यदि उचित समझती है तो एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है। कानून में एंटीसिपेटरी बेल देने का अधिकार सेशन कोर्ट एवं हाई कोर्ट को है। दूसरी बेल होती है रेगुलर बेल, जो गिरफ्तारी के बाद अप्लाई की जा सकती है। रेगुलर बेल का प्रोविजन सीआरपीसी की धारा 439 में दिया गया है। यहां पे कोर्ट ये देखती है कि अपराध कितना संगीन है। अगर बेल दे दी गई तो क्या वो जेल से निकलने के बाद शिकायतकर्ता को हैरान परेशान तो नहीं करेगा? कहीं वो सबूतों को नष्ट करने की संभावना तो नहीं है? क्या वो आदतन अपराधी तो नहीं है? इन सब पहलुओं को देखने के बाद कोर्ट यदि उचित समझती है तो बेल दे सकती है।
इसके अलावा एक तीसरी बेल होती है जिसे इंटरिम बेल कहा जाता है। इस बेल को देने का डिस्क्रिशन पूर्णतः कोर्ट पर है। अगर अपराधी को रेगुलर बेल नहीं मिल रही है और वो जेल में है तो स्वास्थ्य कारणों से, घर में किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो, कोई शादी वगैरह का कोई कार्यक्रम हो तो कोर्ट कुछ समय के लिए अपराधी को इंटरिम बेल दे सकती है। इसका कोई स्टेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि केस में इंटरिम बेल दी जा सकती है या नहीं। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि बेल एप्लीकेशन फाइल करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बेल एप्लीकेशन फाइल करते समय ये जरूरी है कि इस बात को प्रमुखता से लिखा जाए कि जो एप्लीकेंट है, जो बेल अप्लाई कर रहा है, वो एक सम्मानित व्यक्ति है, उसे केस में झूठा फंसाया गया है। जब हम ये कहते हैं कि उसे केस में झूठा फंसाया गया है तो इस बात को कोर्ट को कन्विंस करना होगा कि उसे कंप्लेनेंट ने क्यों फंसाया है, उसे फंसाने के पीछे कंप्लेनेंट का क्या मोटिव है। क्योंकि सिर्फ लिख देने से नहीं, उसका रीजन देना पड़ेगा कि कंप्लेनेंट ने उसे क्यों फंसाया है। इसके अलावा जो एफआईआर के अंदर कहा गया है उनका काट भी कोर्ट को बताना होगा कि जो कहानी कंप्लेनेंट ने बनाई है वो प्रथम दृष्टया कन्विंसिंग क्यों नहीं है। कोर्ट इन सब पहलुओं को देखने के बाद ही बेल एप्लीकेशन पे अपना निर्णय लेता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बेल एप्लीकेशन फाइल करते समय सभी पहलुओं को जांचा परखा जाए, सारी बातों को एप्लीकेशन में बताया जाए। एक मैकेनिकल वे में, एक रूटीन वे में बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी चाहिए। कभी कभी लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या बेल के समय विक्टिम को या कंप्लेनेंट को सुना जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा या नहीं, या बेल एप्लीकेशन को अपोज करने का अधिकार कंप्लेनेंट या विक्टिम को है या नहीं। जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति बेल के लिए अप्लाई करता है तो उसको अपोज करने का अधिकार कंप्लेनेंट या विक्टिम को है। बेल अपोज करते समय विक्टिम कोर्ट को यह बता सकता है कि अपराध कितना संगीन है। यदि ये व्यक्ति जेल से बाहर आ गया या इसे बेल मिल गई तो वो विक्टिम को किस तरह से हैरान परेशान कर सकता है, या गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या सबूतों को नष्ट कर सकता है।
अगर बेल अपोज करते समय शिकायतकर्ता या विक्टिम कोर्ट को ये कन्विंस कर दे कि यदि अपराधी को बेल दे दी गई तो जांच निष्पक्ष होने में एक अड़चन आ सकती है या जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है, या ये कन्विंस कर दे कि जो व्यक्ति बेल लेने आया है वो एक रिसोर्सफुल पर्सन है, वो अपने पैसे के बल पे या कॉन्टैक्ट्स के बल पे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, तो कोर्ट कंप्लेनेंट या विक्टिम को सुनने के बाद बेल खारिज कर सकती है। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि डिफॉल्ट बेल क्या होती है। जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उस पर वो धाराएं लगी हुई होती हैं जिसमें 10 साल या उससे अधिक की सजा है, तो पुलिस को 90 दिन के अंदर उस जांच को पूरी कर चार्जशीट फाइल करनी होती है। जिन अपराध में 10 साल से कम की सजा है उसमें जांच 60 दिन में पूरी करनी होती है। यदि पुलिस 60 या 90 दिन में जांच पूरी कर चार्जशीट फाइल नहीं करती तो सीआरपीसी की धारा 167(2) के अंतर्गत एप्लीकेंट बेल लेने का अधिकारी है, जिसे डिफॉल्ट बेल कहते हैं। इसमें मामले की गंभीरता या और पहलू नहीं देखे जाते। इसमें चार्जशीट 60 दिन या 90 दिन जैसा भी मामला है उसमें फाइल की गई है या नहीं। अगर वो 60 दिन या 90 दिन में फाइल नहीं की गई है चार्जशीट तो एप्लीकेंट डिफॉल्ट बेल का अधिकारी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से मामलों में यह कहा है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार कहा है कि किसी भी व्यक्ति की बेल एप्लीकेशन रूटीन में खारिज नहीं की जा सकती। सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी को सजा के तौर पर जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता जब तक उसका ट्रायल पूरा ना हो जाए। वो बेल का अधिकारी है। बेल को सजा के रूप में रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। जिस समय कोर्ट बेल देती है उस समय कोर्ट कुछ कंडीशन लगाती है, जैसे कि बेल पर छूटने के बाद एप्लीकेंट शिकायतकर्ता को हैरान परेशान नहीं करेगा, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, सब बिना कोर्ट की परमिशन के विदेश नहीं जाएगा या शहर से बाहर नहीं जाएगा। कई बार कोर्ट कुछ केसेस में
इस बात का भी आदेश देती है कि अपराधी रोज या हफ्ते में एक बार पुलिस थाने जाकर अपनी हाजिरी देगा। अभी हाल ही में अरनेश कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिन मामलों में 7 साल तक की सजा है, मामलों में पुलिस बेल ले सकती है। सत्येंद्र कुमार एंतील में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को कहा है। सत्येंद्र कुमार एंतील वर्सेस सीबीआई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को ये निर्देश दिया है कि वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ये डायरेक्शन दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश अरनेश कुमार में दिया उसका कड़ाई से पालन हो। हम उम्मीद करते हैं कि बेल से संबंधित आपके जो मिसकंसेप्शन या क्वेरीज होंगी आपके दिमाग में, बहुत हद तक दूर हो गई होंगी। यदि फिर भी आपके कोई सवाल हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये सारी जानकारी हमारी लीगल टीम ने आपके लिए तैयार की है। धन्यवाद।